वेलकम अगेन इन फिजिक्स विद न्यू। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस जैसा कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार हम इसके करने वाले हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम बस दो वेव लेंगे आपके पास और आप देख सकते हैं मैं दो वेव की इक्वेशन कुछ अलग लूंगा। आप उनको सम अप करेंगे, वेक्टर सम अप करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे और इसके लिए हम करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट। दूसरे पार्ट में जब हम उसका एम्पलीट्यूड और फेज समझ चुके होंगे फिर हम बात करेंगे इंटेंसिटी की। तो इस तरीके से अगर आपको इस वीडियो को समझना है तो आप इसको दो पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। पार्ट ए, एस्टिमेशन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर। और अगर मैं आपसे इस सवाल को शुरू करूं क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इंटरफेरेंस का, जो टॉपिकली मैं अभी करवा रहा हूं आपको, वे +2 में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, जहाँ पे भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है, वहां पे भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सी बुक्स हैं इसकी। पर एक बात जो मेरे को बार बार लगती है कि रह जाता है, वेव के बारे में आपको अब तक पता लग चुका है, बहुत सारी वीडियो मैंने भी रिलीज कर दी है, पता ही होगा। तो जो वेव होता है, जो मूव कर रहा होता है, जो ट्रेवलिंग होता है, सॉरी, उस केस में y इक्वल टू वाई नोट cos k डॉट r। यहाँ k प्रोपगेशन वेक्टर है, r आपका पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तीन टर्म्स होती हैं, सबको क्लैरिफाइड है। अब होता क्या है, अक्सर आप बुक्स देखना अपनी, वहां लिखा होगा y इक्वल टू वाई नोट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब ये सवाल रह रहा है कि मेरे दिमाग में आता है कि ये y इक्वल टू वाई नोट क्यों रहता है। इस साइन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन करिए कोसाइन करिए, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, आप इसको काट के कोसाइन कर दीजिए, इसको काट के साइन कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई ये के डॉट आर कहाँ गुम हो जाता है। कि वेव तो ट्रैवल करेगा तभी तो वेव फ्रंट आगे प्रोपेगेट करेगा। के डॉट आर को क्यों छोड़ देते हो आप? हर बुक में छोड़ देते हैं, क्या वजह है इसकी? कभी आपने जानने की कोशिश करी इस बात के लिए? तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं इसकी बात से समझाना चाह रहा हूं कि के डॉट आर बेसिकली ये स्पेस डिपेंडेंट टर्म है। और आप स्पेस डिपेंडेंट टर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें एक काम करिए, डेल्टा वाला टर्म और जोड़ दीजिए, यानी कि जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है ओमेगा टी, उसको मैं सेपरेट कर रहा हूं और मान लेते हैं इसको हम फाई। कोई दिक्कत नहीं है फाई मानने में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इस रिलेशन को समझा, आप इस तरीके से समझिए, मतलब इस टर्म को और इस टर्म को मैंने कपल कर दिया क्योंकि ये दोनों ही फेज डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट हमारे पास ये है, एक्सप्लिसिटली जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है ओमेगा टी है, तो उसको मैंने सेपरेट कर लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, y इक्वल टू वाई नॉट ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ लोग कहेंगे आपने माइनस ओमेगा तो लिया ही नहीं। तो मेरा कहना ये है कि जब मैं अजम्पशन ले रहा हूँ स्टार्ट करने का पॉइंट, तो मैं माइनस लूं प्लस लूं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं कोस की बात करता हूँ तब तो वैसे भी कोस माइनस थीटा और कोस प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम रहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की इश्यू तो नहीं है इसमें। तो बहुत ज्यादा आपको सोचने की स्थिति नहीं, अगर है मान लेते नेगेटिव होता भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ माइनस लगा देता हूँ। अब तो ठीक है इस रिलेशन से, तो मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। आई कैन सिंपली एज्यूम y इक्वल टू वाई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और y इक्वल टू वाई नोट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब जो मर्जी आप ले लीजिए, सिर्फ मैंने फर्क क्या करा है यहाँ पे, ये टर्म डेल्टा ना लेके फाइव ले लिया है। और जो मेरी सारी इंफॉर्मेशन है, एनी इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव अबाउट दिस के आर एंड डेल्टा, नाउ इट्स इंक्लूडेड इन दिस फाइव, के फाइव में इंक्लूड हो। बस इतनी बात आप समझ लीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप समझ लीजिए ये स्पेस डिपेंडेंट टर्म हो गई, ये टाइम डिपेंडेंट टर्म हो गई। इस तरीके से दो टर्म हम लेके चल रहे हैं। पर मैं ये फिलोसफी के अगेंस्ट हूं कि ये जो रिलेशन लेते हैं ना,
इसमें एकदम से ऐसा लगता है, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट हर बुक में यही करके रखते हैं, ओमेगा टी प्लस डेल्टा ले लेंगे। इवन एनसीईआरटी में भी यही है, वेयर दे फॉरगेट अबाउट दिस के डॉट आर। और इवेंचुअली आपको एक चीज और बता दूं, जब दो कोहेरेंट सोर्स होंगे और उस स्पेस में कहीं भी मिलेंगे, तो बेसिकली प्लेन तो होना है, ठीक है, बात समझ में आई। मगर फिर तो दो वेक्टर है ही ना, इसलिए डॉट आर ज्यादा बेटर टर्म है बजाय डॉट एक्स की। तो ये दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। इंटरफेरेंस को ठीक से शुरू करूं उससे पहले इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली हम बात कहां पे पहुंचे कि अजम्पशन ही है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए यहां प्लस माइनस के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से थी मुझे कि ये जो टर्म है के डॉट आर, इसको भाई क्यों छोड़ देते हैं आप लोग। तो मैंने इसको छोड़ा नहीं है, मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस करवा लिया, क्योंकि के डॉट आर डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट है तो एक स्केलर का फंक्शन आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा जो स्पेस डिपेंडेंट टर्म है, उसको मैंने फाइव में जोड़ लिया इस रिलेशन के थ्रू। पॉजिटिव है तो फाइव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, आपकी मर्जी है, आप इसको जैसा मर्जी ट्रीट करवा। अंडरस्टैंडिंग अपने आप रिलेशन मैथ करते हुए आ जाता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव दिस रिलेशन। तो अब हम जो इक्वेशन शुरू करने वाले हैं, इस इक्वेशन से शुरू करने वाले हैं। ये इक्वेशन इस तरीके से नहीं है, आप चाहिए तो यहाँ पे आप इसकी जगह साइन ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस विषय में, पर मैं कोस लेके करूंगा। क्योंकि साइन लेके आपकी सारी बुक्स, जितने भी आपकी रेफरेंस बुक है, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक है, उन सब में साइन लेके करा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो मैंने इसे कोस लेके ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आपको आनी चाहिए। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द सब्जेक्ट। दूसरा बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे समझने वाला है, इक्वेशन के अलावा, इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई, y इक्वल टू वाई नॉट कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, राइट, तो आप y की जगह e लिखना चाहे e लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैं इन जनरली लेके चल रहा हूँ, y मान लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है, तो मुझे एक रिलेशन ईएमटी से यहाँ पे लेके आना पड़ रहा है। ईएमटी में इसका प्रूफ भी है अदर, कि जो इंटेंसिटी होती है आपकी, इक्वल टू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी तो सब में रहेगा ही, अब सीधा मान लीजिए प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये एक मेजर रिजल्ट है जो मैं बार बार यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, पर इसको हम करेंगे पार्ट टू में। तो पार्ट वन की बात होगी हमारे पास, हमने पार्ट वन में एक वेव को समझा, हमने वेव में फाइव में टर्म में हमने के डॉट आर को इंक्लूड करवा लिया, सेफ केस पे चले गए, कोई आर्बिट्रेरी एजम्पशन नहीं लिया। दूसरा, ये पहला पार्ट था मेरा, पहला पार्ट मैं इससे करूंगा, और जो दूसरा पार्ट है यानी कि बी, उसके लिए मैं इस वाली इक्वेशन को यूज करूंगा। अब जो वेव है मेरे पास, कोई भी साइनोसॉइडल वेव हो सकती है, साइन फॉर्म में, कोसाइन फॉर्म में, अब जैसा मन है वैसा ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट ओनली डिपेंड कि ओरिजिन कहाँ पे था। तो मेरे पास एक साइनोसॉइडल वेव है, उसका कुछ वेव होगा, कुछ का एम्पलीट्यूड भी होगा, एक दूसरी वेव भी है जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा है। तो जब इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो पहले वाले की इंटेंसिटी थोड़ी सी डिम होगी और दूसरे वाले की इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई होगी। अब मैं एक चीज और बता दूंगा आपको, अगर आप ऑप्टिक्स नई नई शुरू कर रहे हैं, तो ब्राइट, इतना ब्राइट, बहुत ब्राइट, कई बार उसमें डिस्टिंक्शन मुश्किल हो जाता है। टिपिकली आप अगर हायर एंड पे चले जाते हैं, तो बैटरी क्या रहता है, डार्क, क्योंकि हमें बिल्कुल ब्लैक समझ में जल्दी आता है। जैसे कि ये आपको जो स्क्रीन में दिखा रहा हूं, ये ब्लैक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये ब्लैक है। इसमें हल्का ब्लैक ग्रे आएगा कोई, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट ना। और वैसे भी आंखों को पता लग जाता है नहीं कुछ फर्क पड़ रहा है, राइट। इसीलिए जब भी आप कंट्रास्ट देखने की बात करो, किसी को विजुअलाइज करने की बात करो, किसी को कंट्रास्ट के टर्म अंडरस्टैंड की बात करना, तो कंपैरेटिव पॉइंट हमेशा डार्क को बनाना, ब्राइट को बनाना थोड़ा खतरे वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते। चलिए,
इस इंफॉर्मेशन के साथ अपने काम पे वापस लौटते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ये डिफरेंट है। इस एम्पलीट्यूड को आप ए भी मान सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हम पे कई जगह लिखते हैं। अब इसको वाई नोट चाहे तो वाई नोट ही मान सकते हैं। फिलहाल मैंने वाई नोट माना तो चलो मैं वाई नोट ही मान लेता हूँ। ये वाई नोट ज्यादा बड़ा है, इसीलिए ये पोर्शन थोड़ा ब्राइटर ज्यादा है और ये ब्राइटर थोड़ा सा कम है इस रिलेशन के हिसाब से। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। इन्हीं दो के बेसिस पे मैंने पूरी ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो है करनी है। दो पार्ट में करेंगे हम इसको। तो पहले पहले पार्ट की तरफ चलना शुरू करते हैं। मान लेते हैं दो वेव है, ठीक है। जैसे पहले भी अगर आप देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी में कोई फर्क नहीं है, तो राइट फ्रिक्वेंसी सेम में लेके चल रहा हूं। क्यों सेम में लेके चल रहा हूं? क्योंकि मुझे कोहेरेंट सोर्स का कुछ करना है इसलिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को किसी पर्टिकुलर, दोनों वेव्स को सॉरी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मीट करवाते हैं। मीट करवाने का मतलब क्या है, वहां पे एडिशन करवाते हैं और हम इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस, राइट। बाकी मैं पिछली वीडियो में थोड़ी बात कर चुका हूं कि इंटेंसिटी के एडअप से क्या मतलब है, हमारा इंटरफेरेंस से क्या मतलब है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो जब मेरे पास ये दो वेव है और उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे करवाना है तो पहला पार्ट हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। तो इससे योर assumption स्टार्ट, लेट these two points meet at some point p, what will happen then? If it will meet at some point p, you can see here it is meeting there. What will happen in this case? We can make a phasor diagram. फेजर डायग्राम क्यों बना रहे हैं हम? फेजर डायग्राम इसलिए बना रहे हैं सो दैट मैं आपको फेज की अंडरस्टैंडिंग भी दे पाऊं, समझा भी पाऊं कि वेव इंटरफेरेंस में क्या होगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया, मैंने वाई लिया है, आप ई भी ले सकते हैं। क्योंकि जब वेव की बात होती है, ईएम वेव की बात होती है, तो हम इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही प्रोनाउंस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, उससे पूरे वेव की दशा और दिशा दोनों समझ में आ जाती है। तो वेव की जो दशा और दिशा समझ में आ गई, तो वहां से मैंने एक फेजर एंगल ले लिया, मैंने इक्वेशन ले ली ओमेगा टी प्लस फाइव वन। ये मैंने मान लिया, ये मेरी पहली वेव है जो मैंने आपको यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया है। जो दूसरी वेव है थोड़ा सा देखेंगे आप, टिल्टेड है, यानी थोड़ा सा फेज एंगल होगा उसमें, थोड़ा सा कुछ होगा। वेव सेम है, सेम सोर्स से आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि सेम सोर्स से आ रहा है तो ओमेगा टी तो सेम होगा, क्योंकि टाइम भी तो जीरो से एक साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं आप। तो फेज में फर्क आ रहा है, जो फेज स्पेस डिपेंडेंट है उसमें फर्क आ रहा है, यानी कि फ्लाइट टू कर दिया हमने। और मान लेते हैं ज्यादा, आप कम भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात तो एडिशन से ही करनी है, करवा सकते हैं। तो ओमेगा टी प्लस फाइव टू, तो ये मेरी दो वेव है जिन्होंने पी पॉइंट पे जाके अब इन्होंने एड अप होना है। तो आपको वेक्टर सम आता होगा, आई होप आता है वेक्टर सम, हम उसका भी यूज करने वाले हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं जरा। तो इक्वेशन क्या आ रही है, क्योंकि मुझे फेस का आइडिया लग गया है टोटल क्या होने वाला है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, अगर मुझे फेज का आइडिया लग गया है तो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव फेज डाल दिया और ए वन मैंने एम्पलीट्यूड मान लिया। वाई नोट नहीं ले रहा, कंफ्यूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं वाई नोट वन डालूंगा या वाई नोट टू डालूंगा तो दो दो बार आपको लिखना भी पड़ेगा। तो डेरिवेशन करते हुए इसका ख्याल भी रखना होता है कि आपको मिनिमम सरदर्दी रहे। तो आप पहली इक्वेशन लेके चलेंगे, वाई वन इक्वल टू ए वन, एम्पलीट्यूड को वाई नोट को मैंने ए वन में रिप्लेस करा और कोस ओमेगा टी प्लस फाइव वन। इसी तरीके से दूसरा जहां पे हम सब कुछ टू में रिप्लेस कर देंगे, यानी कि वाई टू इक्वल टू ए टू कोस ओमेगा टी प्लस फाइव टी। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। पहली बात आपको समझ में आ गई, दो इक्वेशन क्या लेनी है मुझे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा है, नहीं देखा तो आप पूरा उसे देख लीजिएगा। y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। सिंपल, दो वेव है तो दो ही करेंगे। एन वेव होता तो एन वेव की बात करते हैं हम, फिलहाल दो है, चलाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि वेक्टर सम आपको आना चाहिए, तो वेक्टर सम के लिए मैंने बताया था ना, वेव को जो भी आपके पार्ट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी कि ई की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, वाई वन और वाई टू असल में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, राइट, समझ में रखना।
तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो हमारे पास है, उनको अगर आपने एडअप करने हैं तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए, आप मैंने ट्रांसलेट करवा दिया है। जो y2 था, मैंने क्या करा, y2 को, ये था y2 का, जिसको मैंने यहां से थोड़ा ऊपर ले गया और थोड़ा सा यहाँ ट्रांसलेट करवा दिया, सो दैट मैं इसके हेड से इसका टेल मिला सकूं। आप वेक्टर की वीडियो देख लीजिएगा, वहां समझ में आ जाएगा आपको कि वेक्टर कैसे जोड़ते हैं, अगर नहीं आ रहा तो। +2 में खैर इतना तो आना ही चाहिए आपको। तो ये एडअप कर लेते हैं। नहीं आ रहा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप उसको वीडियो देखिए, आराम से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है, जब दो वेक्टर्स ऐड करते हैं, पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल को टच करना चाहिए। जो मेरा पार्ट पे कर्सर दिखाया है यहाँ पे, टच कर रहा है, ठीक है। बस मैंने उसको उतना डिस्प्लेस करवा लिया, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन करवा लिया मैंने इसका, राइट। अब इसकी टेल से इसका हेड मिलाना है, ये रिजल्टेंट होगा मेरे पास। मगर उससे पहले एक बात समझिए, यहाँ पे ये ओमेगा टी प्लस फाइव वन है, ये टोटल एंगल मेरे पास क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव टू है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ाऊं, जैसे मैंने बढ़ा के दिखाया हुआ है आपको, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर ले जाऊं, तो ये एंगल भी तो यही एंगल होगा। ज्योमेट्री आपको आती है, तो ये क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यही है फेज डिफरेंस, डेल्टा फाइव। आप डेल्टा फाइव कहिए, नहीं तो फिर डेल्टा कह दीजिए खाली, तभी काम चल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम छोटा चलाना का काम चाहते हैं, तो डेल्टा फाइव ना कह के डेल्टा ही कह देते हैं। तो ये मैंने डेल्टा कह दिया, यही और डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, राइट। और इस बार हमने सारे टर्म ले लिए। अब आपको बता दूं मैं, जो बुक्स में नॉर्मली इसी डेल्टा से शुरू कर देते हैं ये, और मुझे यही प्रॉब्लम है कि इसी से क्यों शुरू करते हो। नहीं करना चाहिए ना, आपको पूरी बात बतानी चाहिए। ऐसा बच्चा अंधेरे में रहता है, सोचता है ओमेगा टी प्लस डेल्टा ही तो है, फिर स्पेस का टर्म कहाँ गया, के डॉट आर कहाँ गया, हमने इंक्लूड करके लिया। इक्वेशन तब भी वैसी ही बनी, और अब इसका रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर, राइट। अब जब हमने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, तो वेक्टर सम क्या कहता है कि a प्लस बी इक्वल टू आर। तो आर यहाँ पे है हमारा y, ये है हमारा r। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म में, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। पर आपने डेरिवेशन करते हुए नहीं लिखना है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आर ए प्लस बी, ऐसे करते थे ना वेक्टर फॉर्म में, याद कर लीजिए, ऐसे करते थे। तो वेक्टर लिख देते थे ऊपर, वेक्टर के लिए हम एरो डाल देते हैं। तो ये वेक्टर सम का मेरा सिग्नेचर हो गया, ये तो ठीक है। यहाँ पे मैं ए इसको मान रहा हूँ, बी इसको मान रहा हूँ, और आर इसको मान रहा हूँ। तीन वेक्टर्स हैं, ए बी आर। पर लिखेंगे नहीं हम इस फॉर्म में, ये ध्यान रखना आपने, ये आपने लिखना नहीं है। सो आई हैव टू इरेज इट, आपको लिखना नहीं है ये यहाँ पे, बस मैंने इस फॉर्म में आपको बस रिकॉल करवाया, ठीक है। बस रिकॉलिंग, जस्ट लेट मी। तो क्या हो गया फिर आपके पास, तो ये वेक्टर फॉर्म में आर इक्वल टू ए प्लस बी, सो वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू, और ई इक्वल टू ई वन ई टू, जिस मर्जी फॉर्म में समझना चाहे हम समझते हैं। ठीक है, डेल्टा की कहानी समझ में आ गई। फेज डिफरेंस डेल्टा मैंने क्यों लिया, डेल्टा फाइव को आपने डेल्टा मान के चल दी। इक्वेशन मेरे पास यही थी, y इक्वल टू ए वन कोस ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और वाई टू इक्वल टू प्लस फाइव टू, बाकी सब सेम है। यहाँ पे बस एम्पलीट्यूड मैंने अलग अलग माना है फिलहाल, ए वन और इसका ए टू, फेज यही है। अब यहाँ पे क्या होगा, सवाल तो ये है, करना तो हमें इसको ढूंढना है। तो जो पहला पार्ट है, जो ए पार्ट है, उसमें हमारी कोशिश सिर्फ दो चीजों को जानने की होती है। हम दो चीजों को जानने में इंटरेस्टेड हैं। एक, हमारे को क्या निकालना है, देखो आपको यहां से कहीं जाना है, तो उस जगह का आपको पता हो ना मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे y एस्टिमेट करना है, और इन टर्म ऑफ, y तो होगा ऐसा ही ना, वेव है तो वेव की तरह ही होना चाहिए। तो इन टर्म ऑफ ओमेगा टी करना है, यानी कि टाइम का कोई फंक्शन हो, ठीक है, उस तरह से करना है। फाई का रोल क्या बनेगा वो भी समझना है। तो इस तरह के फंक्शंस के टर्म में बेसिकली हमें समझने की जरूरत है। तो हम दो चीजों को निकालने में इंटरेस्टेड हैं, एक हम y की वैल्यू को निकालने में इंटरेस्टेड है, और एक यहाँ पे एंगल क्या आता है उसको निकालने में इंटरेस्टेड है, कि मुझे पता है कोई भी इक्वेशन जो होगी वो इसी फॉर्म में हो, राइट। तो ये बात हमें थोड़ी सी समझनी है। ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया, और ये हमने सेटअप कर लिया अब काम को शुरू करने का। अब मैथ शुरू होगा इसके बाद एनालिटिकल, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। थोड़ा फास्टर हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाऊं, फास्टर नहीं होऊंगा मैं।
एडिशन कर दीजिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पता ही है, y1 प्लस y2, दोनों पार्ट्स मैंने ले लिए इसके, आपने देख ही लिया, ये a1 वाला पार्ट और ये a2 वाला पार्ट जो y2 का है। अब आपको पता है ये क्या है, cos a प्लस b, फॉर्मूला आता है आपको इसका? चलिए नहीं आता तो मैं बता देता हूं। इसमें cos अल्फा प्लस बीटा, मैंने अल्फा बीटा के टर्म में ले लिया, आप a प्लस बी के टर्म में लेना चाहे, जैसा मर्जी लेना चाहे ले लेते हैं। मैंने अवॉइड करा a क्योंकि मैंने a यहां ले रखा था। अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो यहां माइनस आएगा, माइनस है तो यहां प्लस आएगा, यही ध्यान रखेंगे, उल्टा निशान है यहाँ, सीधा निशान नहीं है। तो कोस अल्फा प्लस बीटा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, टी डॉट इस तरह से, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन 1 है, जो फिलहाल मैंने यूज करा है कोई, ठीक है, उसको मैंने नंबर दे दिया 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास प्लस है तो मेरा बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। जरा इसको डील करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, तो करिए एक्सपांड। तो आएगा a1 cos ओमेगा टी प्लस phi1, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कंपैरिजन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी एक्सपैंड करेंगे, ये मैंने एक्सपैंड कर लिया, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, हो गया। अब थोड़ा आप इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे सेट करते हैं। जो फेज वाला टर्म था मेरे पास, किस टर्म में करना है हमें, मैंने आपको हिंट दे दिया, ओमेगा टर्म को अलग करना है। तो मैंने क्या कहा, ओमेगा के जितने भी टर्म्स थे यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के अलग कर लिए। ओमेगा के टर्म क्या है, एक ये, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एक ये है, और एक टर्म ये ऊपर लगा रहा हूँ मार्क्स का, एक टर्म ये इसका नीचे लगा देता हूँ, और एक टर्म ये, यानी दो पार्ट बन गए। एक पार्ट है कोस का और एक पार्ट है साइन का, तो इनको सेपरेट कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, कोस को अलग कर लिया और साइन को अलग कर लिया। अब ढूंढते हैं कि कोस के साथ कौन कौन सा टर्म्स थे ओमेगा के साथ, तो ये था a1, कलर फिर चेंज कर लेता हूं आपके लिए आसानी हो जाएगी, a1 cos फाई, तो ये कर दिया मैंने a1 cos फाई। अब इधर कोस के साथ कौन है, इधर है, ये है, ये क्या है, a2 cos फाई 2, a2 cos फाई 2। तो साइन के साथ करते हैं तो वही आ रहा है, a1 करने की जरूरत है क्या मुझे, a1 sin फाई और a2 sin फाई, टर्म्स हो गए, ठीक है। अब क्योंकि साइन ओमेगा के साथ माइनस था, इधर भी माइनस था, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी को इधर लिख दिया। तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, आपके सामने आ गई। ध्यान क्या रखना, मुझे y चाहिए इन टर्म ऑफ ओमेगा टी, ये ध्यान रखना बस आपने, जो मैंने आपको हिंट दिया। पेपर में आपने ये नहीं लिखना कि ओमेगा टी की बातें करनी है मुझे, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, आपको पता होना चाहिए कि आपको दिल्ली जाना है, सबको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या करता हूं, ये जो टर्म्स था ना मेरे पास, कोस वाला पार्ट, अब इस कोस वाले पार्ट को अगर मैं समझाना शुरू कर दूं आपको, और इधर एक साइन वाला पार्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे क्या करना है, मैं अज्यूम करूंगा कुछ यहाँ पे, क्योंकि मेरा a1 भी कांस्टेंट है और फाइव भी कांस्टेंट है, ये फाइव भी कांस्टेंट है, ये टू भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको टोटल कांस्टेंट को इस तरीके से अज्यूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट होगा, मान लेते हैं ये कुछ भी होगा, फेजर टर्म में कांस्टेंट इस तरीके से होगा, और एंगल की बात कर रहा हूँ, और एम्पलीट्यूड टर्म में मान लेते हैं रिजल्टेंट ये बन रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई। तो ये भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के टर्म में समझा जा सकता है, ऐसे ही स्थिति। पर कर क्या रहे हैं खास हम, जहां कोस है वहां कोस के टर्म ले रहे हैं, और जहां साइन है वहां साइन के टर्म ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया, a cos फाई, और यहाँ पे क्या कर दिया, a sin फाई। और इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे कलर भी चेंज करा है। तो दो को दोबारा बनाएं अगर हम इस सब को यूज करके, तो क्या बनेगा, इसकी जगह हम लिखेंगे a cos फाई, और इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस a sin फाई माइनस तथा ही बार। तो ये हो गया मेरे पास, हो गया, क्वेश्चन को छोटा कर दिया मैंने, राइट। आगे चलते हैं। अब एक क्योंकि दोनों में बाहर निकाल लेते हैं,
निकाल दिया बाहर। अब रिलेशन को जरा ध्यान से देखना, कुछ कोई ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन याद आ रहा है आपको? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद आया? अभी यूज करें हमने। तो ये बन गया मेरे पास ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ए मेरा था ओमेगा टी, क्योंकि मैंने बताया ओमेगा के टर्म में रखना ही है मुझे, फाइव फाइव, राइट। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जब आपने तीसरे स्टेशन पे आपको जाना है, तो पहला स्टेशन तो शायद आपको मिल गया कि नहीं मिला? पहला काम क्या करना था मुझे? मुझे एम्पलीट्यूड ढूंढना था, समझिए। मुझे ये रिजल्टेंट चाहिए था, तो दूसरा पार्ट क्या चाहिए था? मुझे ये चाहिए था एंगल। यही पे क्वेश्चन मार्क डाला था ना हमने, याद आया? इसको देख रहे हैं ध्यान से? तो यही पार्ट चाहिए था मुझे। तो जब ये पार्ट मिल गया तो y को मैं अब इसके टर्म में लिख सकता हूँ, और रिजल्ट मेरे पास आ ही चुका है। y क्या है? a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर सवाल ये है, ना तो मैं a के बारे में जानता हूं और ना मैं फाइ के बारे में जानता हूं। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ना तो मैं a के बारे में फिलहाल जानता हूं और ना मैं फाइ के बारे में जानता हूं। तो अगर आपका इंटरेस्ट a और फाइ को निकालने में है, तो ठीक है, फाइ की वैल्यू गिवन है, कोस की वैल्यू गिवन होगी, कोस फाइव वन आपको मिल जाएगा। ए की वैल्यू गिवन है, समझ रहे हैं ना बात? ए टू की वैल्यू गिवन है, फाइव टू की वैल्यू गिवन है। तो आप फाइव निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कई बच्चों का सवाल रहता है न्यूमेरिकल करते हुए करे कैसे? अरे भाई, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको वैल्यू तो कुछ देंगे ही ना, प्रोवाइड करवाएंगे ही आपको। तो आपको वैल्यू गिवन है, आप वहां से उसका कोस इनवर्स करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सारी वैल्यू आपके पास गिवन होंगी। हाँ, पर फैक्टर एक ये है कि दो वैल्यूज है, ए और फाइव। तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो आपके पास दो इक्वेशन है भी, थ्री ए और थ्री बी। दो इक्वेशन है कि एक इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं आपके पास? दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन से हैं आपके पास? दो वेरिएबल कौन से हैं आपके पास? एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है फाइव। और इसके लिए आपके पास ए वन नॉन है, ए टू नॉन है, ऐसे ही आपके पास फाइव वन नॉन है और फाइव टू नॉन है। ये दो बातें आपको पता है, ठीक है ना? ये चारों वेरिएबल आपको पता है, आप निकाल सकते हैं। अब क्योंकि दो वेरिएबल है, तो आपको दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो दो इक्वेशन है आपके पास, यू रिक्वायर टू इक्वेशंस। दो इक्वेशन है आपके पास, और एक इक्वेशन क्या है? थ्री ए और थ्री बी। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सफिशिएंट है, और चार पैरामीटर आपको नॉन है। तो आप अब निकाल सकते हैं ए और फाइव की वैल्यू, अगर आपको ये चारों वैल्यू गिवन है, कि दो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो इसके साथ ही मेरा पहला पार्ट पूरा हुआ, जहां मैंने ए के एम्पलीट्यूड को और फाइव के एंगल को एस्टिमेट कर लिया है, कर सकता हूं, क्योंकि मुझे थ्री ए इक्वेशन और थ्री बी इक्वेशन याद है। उस इक्वेशन में मैं वैल्यू डालूंगा, ठीक है, और उसको सब्स्टिट्यूट करके मैं निकाल लूंगा। और अल्टीमेट पार्ट जो था मेरे पास, क्या था मेरा पार्ट? कि मुझे y निकालना था, जो मैंने इक्वेशन 4 से निकाल लिया। तो ये मेरा पार्ट कौन सा था? पार्ट ए। मैंने बताया था दो पार्ट, पार्ट ए हो गया। इसके बाद हम करेंगे इंटरमिशन, और फिर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट टू, राइट? So for part B, intensity distribution, please continue to the next video. Thanks for the learning with Vajas. मिलते हैं फिर से।